फ्रिक्शन के अंदर पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो, पुल करना और पुश करना फ्रिक्शन से क्या फर्क पड़ता है, उस चीज़ की अपन चर्चाएं शुरू करते हैं थोड़ी सी। सोचो, मैं पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ। देख कैसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा ग्राउंड था, इस ग्राउंड पे हमने एक ब्लॉक को रख दिया ऐसे, ये एम मास का ब्लॉक है, मैं इसको खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, एंड द एंगल इज थीटा। तो पूछा जाता है कि कौन सा आसान है, क्यों, कारण क्या है, वो देख लो। बचपन का सवाल, बहुत पुराना हो चुका है, कोई इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल। दूसरा, हमने इधर से फोर्स लगा दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, वही एम मास है। क्या इसको इधर की तरफ देखूंगा तो क्या दिखेगा? ये एफ साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल कितना आया तो देख, क्या mg माइनस एफ साइन थीटा आया। इन दिस कंडीशन द नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपन को, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या एक इधर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, एंड नॉर्मल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, mg इज इन डाउनवर्ड। सो हियर नॉर्मल इज इक्वल टू क्या mg प्लस एफ साइन थीटा आ गया। अरे यार एक बात समझ, क्या जब तेरा नॉर्मल ही बढ़ गया तो क्या फ्रिक्शन तो अपने आप ही बढ़ेगा? अरे इस कंडीशन में नॉर्मल कम हो, इस कंडीशन में नॉर्मल ज्यादा है, तो फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा है? इस वाले में। तो कौन सी कंडीशन मुश्किल है हमारी? धक्का देना। किसी चीज को धक्का दोगे तो वो मुश्किल है खींचने की बजाय। ध्यान रखना इस बात के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है धक्का देने की बजाय। तो पुलिंग और पुशिंग का एक मतलब समझ में आ गया हमको। एक सवाल होता है इन्हीं चीज से जुड़ा हुआ है हमारा। देख क्या सवाल है, देख बेटा। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है हमारा, क्या कहा गया कि एक ब्लॉक है एम मास का, एम मास का ब्लॉक है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये कहा गया यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। सिर्फ आपसे ये बोला गया कि फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। एफ की आपको रेंज पता करनी है। एफ की क्या पता करनी है आपको? रेंज। सो दैट, नहीं, एफ की रेंज पता नहीं करनी। सुनो सुनो, रुको रुको रुको। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस when the block is in रेस्ट कंडीशन। तो फोर्स की एक रेंज बतानी है आपको जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे रहे? रेस्ट में रहे। सोचो, तुमने अगर एफ का वैल्यू क्या लगाया? 0। सवाल का आंसर सुनना बेटा, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। अगर तुमने फोर्स का वैल्यू 0 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा? 0। लेकिन क्या धरती के नीचे mg लगा तो ऊपर नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं कि एक फोर्स आपका mg लगेगा, धरती ने जो लगाया, धरती ने जो कितना लगाएगा? mg। उसके बाद में देखना, जैसे आप ये लगाना शुरू कर दोगे, लगाते 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 बढ़ाते जाओगे तो क्या फ्रिक्शन आना शुरू कर देगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू एन। अरे कितना आएगा? म्यू एन। ऊपर क्या है हमारा? एन। क्या रिजल्टेंट हमारा यही फोर्स होगा जो धरती ने लगाया होगा? क्या दिस आर इज अप्लाइड बाय द धरती? तो हम लिख देंगे जो फोर्स आया हमारा एफ डैश, वो आएगा बिटवीन एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये खत्म हो गया सवाल। कोई टफ सवाल था क्या? इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे सकता है कि साहब एफ डैश इज द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस। जो सरफेस ने अप्लाइड किया फोर्स,
ये एफ डैश वह फोर्स होता है जो mg से इसके बीच कोई रेंज में लगता है। वो हमारी कहानी हमने देख लिया। कोई कंफ्यूजन है इस सवाल के अंदर कहीं पर भी? देख लो अच्छी तरह, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मेरे को। एक सवाल और कर देता हूं इसी तरीके से मैं। देखो सिंपल सा सवाल है, टफ सवाल फिर भी नहीं है। देखो बेटा हम कर सकते हैं आराम से। देख आपसे कहा, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं वही आप सॉल्व लिख ले बेटा। मैंने क्या कहा? ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the horizontal plane and a force F is applied on the block at the angle made by the block from the vertical is theta. From the vertical is theta. Then find the, आपसे क्या बोला गया कि देन और एफ का वैल्यू बोल दिया आपको बेटा mg के बराबर। देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड म्यू so that the block move in horizontal। यानी हॉरिजॉन्टल में चलना शुरू कर देगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। कितना लगेगा? म्यू एन। वो लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर क्या लगेगा हमारा? mg कोसाइन थीटा। पक्की बात है। इधर क्या लगेगा? mg कोस थीटा। और क्या लगेगा ऊपर? नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा? mg। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या तुमको? कि हमने निकाला कि एम जो फोर्सेस लग रहे थे वो हमने लगा दिया। अब ये चलेगा तो कब चलेगा? तो ये चलने की एक ही शर्त है कि mg साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इस फ्रिक्शन के। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया वो चेक कर लेते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, वो आएगा म्यू एन, म्यू इंटू एन। एन देखो क्या लिख रहा हूं मैं? mg माइनस mg कोस थीटा। mg माइनस mg कोस थीटा, तो mg कॉमन ले लो। 1 माइनस कोस थीटा तो mg साइन थीटा। mg से mg कट गया तो साइन थीटा को लिख रहा हूं बेटा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो आंसर क्या मिला तुमको? आंसर मिला कोट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। This is the answer for this question. The condition between the mu and theta for so that the block is start moving in horizontal। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब सुनना, और सवाल करा रहा हूं मैं आपसे। अगला सवाल है न्यूमेरिकल है पूरे। आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि द फाइंड द रेंज ऑफ force so that the block is in equilibrium on inclined plane। on inclined पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पे भी पूछ सकता है। किसी के लिए भी ये बात पूछी जा सकती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो। अब सुनो क्या क्या बातें होती रहती है हमारी इस चर्चा पर अपन बात करते हैं, सुनते जाना बेटा। मैंने कहा एक ये ब्लॉक बनाया, ये थीटा एंगल है। तुम ये बताओ कि जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, क्या इसको ऐसे रखोगे तो एक ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा? क्यों? कौन लाएगा नीचे इसको? क्या mg साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश करेगा? बोल करेगा कि नहीं करेगा? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा हमारा? पीछे। कितना लगेगा? म्यू एन। कोई सोचने वाली बात नहीं बेटा। इसको मैं रोकने के लिए एक फोर्स लगाऊंगा इधर की तरफ, तो बता एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए? क्या mg साइन थीटा माइनस
म्यू एन होना चाहिए, और एन का वैल्यू कितना है हमारा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। कम से कम तो इतना होना चाहिए। एफ का वैल्यू बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब ऊपर लगने लग गया। किधर लग रहा है? अब जैसे ये ऊपर चला, जैसे ये ऊपर चलने लग गया, तो क्या दिस फोर्स वैल्यू ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम? तो जैसे ये ऊपर चलने की टेंडेंसी रखेगा, इस कंडीशन में टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी इज स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। और अगर मैं कह दूं टेंडेंसी टू स्लाइड अप, जस्ट अप की बात करें, जस्ट अप की बात करें, तब फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। तब F बराबर क्या आएगा? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा। तो देख ले बेटा, जो रेंज आई तुम्हारी वो इससे लेकर इसके बीच में हमारा आंसर आएगा फोर्स का वैल्यू। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, थीटा वैल्यू दिया गया हो तो तुम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बोल क्लियर है ये चीज? और देख सुन, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अपन बात करते हैं चेन वाले सवालों की। तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल रख देता हूं मैं, तुम सोल्व कर लेना इस सवाल को। देखो क्या है, एक न्यूमेरिकल हमारा जैसे सिंपल सा ही है, थोड़ा सा डबल ब्लॉक में है। देखो डबल ब्लॉक में क्या है हमारा, ये हमने पुली लगा दिया, यहाँ एक मास लटका दिया हमने 10 kg का, 10 kg का मास लगा दिया। एक ब्लॉक यहाँ हमने रख दिया, इस ब्लॉक से इस स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, और एक पुली हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ इस पुली से हमने इस मास को लटका दिया, और यहाँ एक अनदर मास बांध दिया। ठीक है साहब, ये हमारा ग्राउंड से अटैच था, ये ग्राउंड से अटैच था, और हमने कह दिया कि ये ब्लॉक 3 किलो का, ये 2 किलो का, ये 3 किलो का है और ये 2 किलो का है, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है यहाँ 0.3 का, म्यू जो दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सभी ब्लॉकों का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्या क्या बातें पूछिए बेटा, ढंग से सुन लेना। सभी ब्लॉकों का एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे सोल्व करोगे? क्या इस सुनना, क्या इसमें टेंशन टी मान लोगे तो इसमें भी टेंशन क्या आएगा? टी आएगा। क्या करना है? ले जाने वाला माइनस रोकने वाला। अब तुम सोल्व करोगे, मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, खुद से सोल्व करना इस चीज को। अब सुने, हम बात करते हैं चेन वाले सवालों में। देखो, फ्रिक्शन ऑन अ चेन, हॉरिजॉन्टल चेन की अपन बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल चेन। चेन या स्ट्रिंग की भी बात कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग और चेन होना एक ही बात है। आपसे क्या कहा सुने, देखो मैंने कहा ये चेन है हमारा, इस तरह से रखा गया था, यहां फ्रिक्शन है, यहां क्या हमारा फ्रिक्शन म्यू है। मैंने यहां एक फोर्स लगा दिया एफ, ये सरफेस है पूरी, ये किसी टेबल पे रखा गया है। कंडीशंस के अनुसार सवाल कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। सबसे पहले बताओ, इसका टोटल मास है m, लेंथ है l। आपसे बोला गया ए बताओ, ए क्या होता है? ले जाने वाला माइनस रोकने वाला। रोकने वाला क्या है हमारा? फ्रिक्शन है बिल्कुल, किधर लगेगा? पीछे, अपॉन टोटल मास। क्या ये होना चाहिए? ए बिल्कुल होना चाहिए, सबको पता है ए हमारा होना चाहिए ये वाला। हमने कहा एक टेबल ले लो, एक टेबल ले लिया हमने, इस टेबल पर इस चेन का कुछ पार्ट नीचे लटका दिया। सवाल कई बार ये आता है कि साहब एन पार्ट नीचे लटका दिया हमने, ऐसे लटका दिया। टोटल लेंथ कितना था? एल। मैंने कह दिया एक्स पार्ट नीचे लटका दिया, कितना लटका दिया? एक्स से नीचे लटका दिया गया। टोटल जो एल था उसका एक्स पार्ट हमने नीचे लटका दिया। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द एक्सेलरेशन। यहां म्यू है, यहां क्या है? म्यू।
पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर ले जाने वाला, पता है इसको कौन खींच रहा, कि ये खींचेगा क्या, अरे नीचे कौन खींचेगा यार, इसको तो कोई नहीं खींच रहा, इसको तो एफ खींच रहा था, क्या इसके अंदर ये वाला खींचेगा, तो ये वाले का क्या mg, तो बोल इसका मास कितना लिखूं, इसका मास लिखूंगा m/l इंटू एक्स, तो यहां लगाऊंगा m/l इंटू एक्स इंटू जी, दिस इज mg। रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन, यहां लगेगा फ्रिक्शन कितना म्यू एन, अरे नहीं आया, उड़ गए तोते, तो बड़ा हमारा धर्म क्या था यहां पर, ए निकालना, तो फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे, अगर फ्रिक्शन पीछे लगा तो म्यू एन, एन कितना, इसका ऊपर की तरफ एन लगेगा, इसका नीचे की तरफ एम, देख इसका मास कितना आएगा, क्या जो बच गया इसमें से माइनस कर दूं, मतलब सीधा लिख रहा हूं, देख क्या लिख रहा हूं, m/l l माइनस एक्स इंटू जी अपॉन टोटल मास, तुम्हें नहीं आया, इस वाले का मास ही लिखना है बेटा, यहां पर इसको खींचने वाला कौन था, ये वाला पार्ट था, और इसको रोकने वाले का फ्रिक्शन इसी पे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन, इसी पे फ्रिक्शन, तो इसी का मास चाहिए मेरे को, इसका मास वही यूनिटरी मेथड m/l एंड l माइनस एक्स, दिस इज द मास ऑफ दिस पार्ट, नहीं आया, तो बेटा ये m डैश आ गया, यहां से हमने m को m से काट डाला, देख इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं, कुछ कॉमन क्या ले सकता हूं, मैंने बोला g/l कॉमन लिया, तो x माइनस म्यू l माइनस एक्स, ये हमारे पास एक a का वैल्यू बच गया। जनरल सवाल पूछ ले आपसे तो आपको ये a का वैल्यू निकालना है, और अगर जनरल सवाल ना पूछा आपसे, आपसे सवाल जो ज्यादातर पूछता है वो ये पूछता है कि कितना पार्ट नीचे लटकाएं, या इतना पार्ट नीचे लटका, कितना, इतना, तो इतना पार्ट नीचे लटका सो दैट एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो आ जाए, या कह दे चेन इज इन इक्विलिब्रियम, कितना पार्ट नीचे लटकाऊं ताकि ये चेन इस पे कैसे हो जाए, इक्विलिब्रियम, तो ए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, तो यहां से लिखूंगा बेटा, यहां से मेरे पास म्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x अपॉन l माइनस एक्स, देख कहां से आया, इसको जीरो के बराबर कर दिया, क्या दिस टर्म बिकम्स जीरो आल्सो इन दिस साइड, सो x देन ये आ गया मेरे पास म्यू का वैल्यू। जब आपको x गिवन हो, बोले कि साहब इतना पार्ट नीचे लटकाया, तो आप क्या म्यू निकाल सकते हो, और अगर म्यू गिवन हो तो क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर x निकालना होगा आपको तो आप लिखोगे म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x निकालना हो तो ये लगा दोगे, म्यू निकालना होगे तो ये लगा दोगे, पार्ट n लटकाया तो n के लिए सॉल्यूशन कर दोगे, ऐसे किया तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्या कोई कंफ्यूजन है इस बात में, बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो इस सवाल के लिए बेटा, बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। अब चेन का कितना पार्ट लटकाया, कितना क्या नहीं लटकाया, आप आराम से सोल्व करें, तो ये हमारा एक बेसिक जो कई बार बच्चे याद भी कर लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है हमको तो ये कंसेप्ट आता है, बस खत्म, ये चेन के लिए हो गया। और सोच ले, और देख ब्लॉक के साथ में हम जोड़ते हैं चीजों को, और पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, सबके लिए क्या सवाल है, एक सवाल ये है कि म्यू का वैल्यू कैन बी, द वैल्यू ऑफ म्यू, सवाल है द वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी, पहला ऑप्शन दिया 0 to 1, दूसरा ऑप्शन दिया 0 to इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन दिया 1 to 0, 1 to 2, चौथा ऑप्शन दिया -1 to +1। कौन सा आंसर इनमें से सही हो सकता है? कई बार हमारे मन में यह आता है कि ये आंसर सही हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे हर सवाल में वैल्यूज 0.1, 0.2, 0. क्या ऐसे ही कुछ दिखाई देती है हमको, लेकिन ऐसा सही नहीं है। एक न्यूमेरिकल बताऊं जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देख
मैंने कहा एक मास लटका दिया मैंने, और ये जो मास लटकाया वो लटकाया मैंने 10 किलो का, और यहां जो एक मास रख दिया वो रख दिया मैंने 5 किलो का, 5 का नहीं तो 2 किलो का रख दे, इसको बांध दिया यहां पर, ये ऐसे कह दिया कि साहब ये म्यू है, एक न्यूमेरिकल बन गया हमारा। आपसे बोला गया कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो म्यू का वैल्यू बताओ कितना आएगा। तो क्या करेंगे, ले जाने वाला कितना 100 न्यूटन, रोकने वाला कितना म्यू एन, म्यू इंटू एन, एन कितना लगेगा 20, कितना आया म्यू का वैल्यू 5। क्या एक से ज्यादा है, मैं कह दूं कि बेटा म्यू का वैल्यू कभी भी 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है, ये हमारा कहानी है इसकी वैल्यू के लिए। तो हम इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन कर लिया इस सवाल का। अब सुने आगे, ये हमने इस फ्रिक्शन की बातें कर ली। अब फ्रिक्शन के अंदर क्या क्या चीजें बची हुई है हमारी, फ्रिक्शन में कुछ एक दो एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल जो शुरुआत में मैं नहीं करा पाया था वो अब मैं करवा देता हूँ, फिर लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं फ्रिक्शन का हमारा। सुने क्या तो अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, सुनते जा बेटा। मैंने कहा एक सवाल ही हमारा न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे कि दो दीवारें हैं हमारी, क्या है बेटा, दो दीवार है, एक दीवार है, दो दीवार के बीच में, दो दीवार के बीच में एक आदमी है, एक आदमी है जो इस तरह से, नहीं चमका ही नहीं, रुक जाओ, दीवार नहीं खंबा पकड़ लो यार, अब की बार एक ही बात है, एक खंबा है, कोई पोल है, उस पोल पे एक आदमी चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, उस आदमी का जो मास है वो 30 kg का है, उसके हाथ और दीवार के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.4 है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द हैंड इज 0.4। देन फाइंड द नॉर्मल फोर्स या फोर्स अप्लाइड by the hand on the pole। तो सुन बेटा कितना होगा, so that आदमी कैन मूव इन अपवर्ड। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये तब चढ़ जाएगा जब mg, नीचे क्या लगेगा इसका mg 300 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा म्यू एन, ऊपर क्या लगेगा म्यू एन। तो बेटा 0.4 इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 300 न्यूटन। ये सवाल एक आदमी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी दो दीवारों के बीच में चढ़ रहा है ऐसे ऐसे, बताओ कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो उसका mg बराबर किसके होना चाहिए म्यू एन के। यहां मैंने खंबे का कर दिया, इसका mg बराबर इसके म्यू एन के। अब बताओ कि आदमी ऐसे पकड़ेगा पोल को, देख ऐसे पकड़ेगा, बीच से पकड़ेगा, वो ऐसे फोर्स लगाएगा कोई, क्या वही फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल। तो बेटा वो जो फोर्स हुआ तो वही फोर्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा 300 बाई 0.4। तो आ जाएगा 25 इंटू 3 75 750 न्यूटन। चेक कर लेना गड़बड़ तो ना कही हो, इतना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा टोटल। अब यही सवाल ऐसा आता है कि सब दो दीवारों के बीच में एक आदमी है, ऐसे पैर लगाया, ऐसे हाथ लगा लिया इधर, ऐसे ही आदमी, ये दीवार है हमारी, मान लो आदमी का वजन तो नीचे लगेगा यार mg, इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर, तो कितना फोर्स लगाएगा वो म्यू एन, अरे कितना लगाएगा म्यू एन लगाएगा, टोटल लगाएगा म्यू एन फोर्स, तो वो चढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि म्यू इंटू एफ, एन किसके बराबर होना चाहिए एफ के बराबर। क्या वही दीवारों पे लगाएगा, वही दीवार इस पे एन लगाएगी, ऐसे ऐसे टोटल एन लगाएगी, तो टोटल फोर्स कितना लगाया उसने एफ। तो हमने कह दिया म्यू एफ बड़ा या बराबर होना चाहिए
mg के, तो f बड़ा या बराबर होना चाहिए mg बाई म्यू के, क्या तभी वो चढ़ सकता है? खत्म कहानी। कई बार कह देता है इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, और तो क्या दिक्कत है यार, हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंपल सवालों के सारे में मेथड जो है वो खत्म हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम में आते हैं वापस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखते जा इंक्लाइंड प्लेन में डबल ब्लॉक सिस्टम कैसे होता है उसकी सॉल्यूशन करेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ये खत्म होने के बाद इसके अंदर 1 या 2 लेक्चर के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सवाल डिस्कस करूंगा जो एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों के मिक्स में रहेंगे। दोनों के सवाल अपन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं डबल ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे डबल ब्लॉक सिस्टम की अपन बात करते हैं। देख कैसे कुछ केसेस आएंगे इसमें, बस वो केस ही आपके काम के रहेंगे। सुनते जाओ, मैं पूरा डेरिवेशन इनमें नहीं कराऊंगा। ये आपसे कहा गया थीटा एंगल है, ऐसे कहा एक ब्लॉक ये है जिसका मास m1 है, एक ब्लॉक ये है जिसका मास m2 है, दोनों को किसी रस्सी से जोड़ दिया गया। यहां फ्रिक्शन μ1 है और यहां फ्रिक्शन μ2 है। यह आपने यहां रख दिया इस सरफेस पे दोनों ब्लॉक को। अब दोनों के लिए आपको केसेस पढ़ने हैं। केस नंबर फर्स्ट, बस ये केस ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। इसमें आपको फिर कुछ भी नहीं करना। देख बेटा मैंने क्या कहा कि सब ए जो केस है पहला, सबसे पहले आपको पता क्या करना होगा, ध्यान से सुने। आपको सवाल के अंदर A1 पता करना होता है, आपको सवाल में A2 पता करना होता है, और आपको सवाल में टेंशन पता करना होता है कि कितना टेंशन है, कितना A है, बस और कुछ भी नहीं होता है। ठीक, सबसे पहला कंडीशन मैंने कहा μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 0। दोनों का वैल्यू क्या है? 0। μ1 μ2 को क्या बोल दिया बेटा मैंने? 0 बोल दिया। और m बड़ा है, m छोटा है, या m बड़ा है, m छोटा है, इस बात से कोई लेना देना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। तो बेटा जैसे ही μ1 μ2 0 0 है, तो इसको नीचे लाने वाला कौन है बताओ? क्या g साइन थीटा रहेगा? इसको भी कौन लेके आएगा? g साइन थीटा। नहीं चमका क्या? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है ही नहीं, तो ये कितने से आएगा? g साइन थीटा से। ये कितने से आएगा? तो सीधा लिख दूं क्या? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू g साइन थीटा। पहला आंसर हो गया। दूसरा मैं कह दूं क्या टेंशन इज इक्वल टू 0। टेंशन क्या आना चाहिए इसके बीच? अब टेंशन तो आए नहीं, जब बराबर चलेंगे तो टेंशन कैसे आएगा यार? जब दोनों का ए सेम है तो कोई टेंशन नहीं आएगा। दोनों कैसे चलेंगे हमारे? एक एक्सेलरेशन से चलेंगे। केस नंबर ए हो गया। केस नंबर बी की बात करें, सुनते जाना। मैंने ये कहा कि μ1 जो है वो ज्यादा है μ2 से। कौन सा ज्यादा है? ये वाला म्यू ज्यादा है, ये वाला म्यू ज्यादा है μ2 से। अब बताओ क्या अब मास पर डिपेंड करेगा क्या? देख मैं इसका ए लिखता हूं, एक बार इसका ए लिखता हूं, तो सोच कि μ1 ज्यादा है, क्या इधर तो g साइन थीटा ही लगेगा। इधर क्या लगेगा? g साइन थीटा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो A1 नेट लिखूंगा, A1 नेट g साइन थीटा माइनस μ1 g कोस थीटा। देख अगर तेरे को आया तो इस वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता तो इधर लगता mg साइन थीटा, इधर लगता μmg यानी μg कोस थीटा। तो मैंने A1 लिख दिया। ऐसे ही A2 लिखो, A2 लिखोगे g साइन थीटा इधर वाला माइनस μ2g कोस थीटा।
कौन सा वैल्यू ज्यादा है? म्यू1। क्या म्यू1 ज्यादा है तो क्या A1 लेस देन A2? क्या ये पीछे रह जाएगा? ये पीछे रह जाएगा, ये तेज आएगा नीचे, ये तेज आएगा तो रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ क्या इनके मास पे कहीं डिपेंड हुआ क्या? यहां पर भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये खास तौर से एडवांस के सवालों में आते हैं, जब जो मेज द कॉलम के सवाल होते हैं उनमें ज्यादा आते हैं सवाल। म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, एम का कोई लेना देना, यहां पर भी एम से डिपेंड नहीं करता। 2 कंडीशन लिख दी। तीसरी कंडीशन में कहा म्यू1 जो है वो छोटा है म्यू2 से। अब की बार कौन बड़ा है हमारा? म्यू2 बड़ा है। अब म्यू2 बड़ा है, लेकिन अब यहां हमारे पास कई दिक्कतें आएगी। म्यू2 बड़ा है, अब मास पे डिपेंड करेगी ये सारी बातें। अगर म्यू2 बड़ा है तो एक बात बताओ, क्या इस वाला धीरे चलेगा और ये वाला तेज चलेगा? ये तेज चलेगा, ये धीरे चलेगा, तो क्या ये दोनों साथ साथ आएंगे? तब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। कितना होगा वो नहीं पता अभी, लेकिन कैसे होगा? बराबर होगा। और टेंशन भी अब 0 नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ टेंशन, क्योंकि तेज दौड़ेगा तो टेंशन आएगा। तब क्या करेंगे? तब देखा, अब नया फंडा, ये वाला जो आपने नोट कर लिया होगा, इसकी जगह मैं यहां बना रहा हूं। मैंने कहा अगर ये तेज चलेगा तो हमारे पास क्या होगा? मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं पहले। M1 का इधर लगेगा M1G साइन थीटा, इधर लगेगा म्यू1 M1G कोस थीटा, इधर लगेगा T। ये कितने से आ रहा है? A से आ रहा है। क्या करें हम लोग? NLM लगाते हैं। क्या M1 G साइन थीटा माइनस T माइनस म्यू1 M1 G कोस थीटा शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A? आया? बोल आया कि नहीं आया? क्या मैं M1 से डिवाइड कर दूं पूरे को? देख, नहीं आया क्या? यहां नीचे M1 आएगा। क्या यहां पर A डिपेंड्स ऑन M1 M2? बिल्कुल करेगा। ऐसे ही तुम जब इसका बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम M2 का, ये M2 लगेगा, इधर क्या लगेगा? एक तो टेंशन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा? प्लस M2G साइन थीटा, इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन, म्यू2 M2G कोस थीटा। कितने से आ रहा है ये? A से। सवाल तो आंसर यहीं से आएगा, अगर टफ लेवल पे सवाल है तो यहीं से आएगा। मैंने कह दिया कि T प्लस M2G साइन थीटा माइनस म्यू2G कोस थीटा इज इक्वल टू A। अरे आया कि नहीं आया? रे आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन क्वांटिटी है, एक A है दूसरा T है। क्या आपका सोल्व करना ही आपका धर्म है? ये हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट था, जो फाइनल कंसेप्ट है वो वाला। एक सवाल मैं आपके लिए और दे देता हूँ, लास्ट सवाल। ये बड़ा डबल ब्लॉक इंक्लाइंड पे थे जो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आप सुन, सर्कुलर में भी पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि अभी अपने फ्रिक्शन खत्म कर दिया। फ्रिक्शन का अभी खूब सारे सवाल और आएंगे। कई बार कई टीचर आपको सर्कुलर यहाँ पढ़ा देते हैं, कई टीचर आपको सर्कुलर आगे पढ़ाते हैं। कहीं भी पढ़ लो, पढ़ना अपन को ही है ना। तो अब मैं बात करता हूँ, डबल ब्लॉक का खत्म हो गया काम। एक सवाल है मेरा, सवाल क्या है सुने। देखो मैंने कहा सवाल की अपन बात करते हैं बेटा। देखो सवाल क्या है हमारा, हमने वो जो किया था अभी पहले उसके जैसा ही अपन बात करेंगे सवाल के अंदर। देख क्या सवाल है। एक प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, कोई अलग से कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है हमारी, जनरल प्रैक्टिस।
ये लो, आपसे सिर्फ इतना कहा कि ये मास m है। क्या कहा? m मास है। आपसे क्या बोला गया कि साहब ये वाली चीजें हमारी यहाँ स्मूथ है, स्मूथ है कि साहब इस मास का वैल्यू कितना हो ताकि ये ब्लॉक इस पे नीचे स्लाइड ना करे, ये ब्लॉक पे इस उल्टे टी पे ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, तो क्या वैल्यू होना चाहिए किसका? इस m का। तो बेटा मैं ये कह दूं, सबसे पहले तू a निकाल ले। a कितना आएगा? ले जाने वाला माइनस रोकने वाला कोई है क्या? इधर कोई लग रहा है? कोई नहीं लग रहा। अपॉन टोटल मास, टोटल कितना है? 5 और 2 7, 7 प्लस m। बोल आया यहां तक? ये तो a आया। अब सोच ये वाला सिस्टम कितने से जा रहा है? a से। क्या दिस शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन? बोल होना चाहिए। तो क्या कहूं, नीचे क्या लगेगा इसका? mg। बोल होना चाहिए। और mg जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन के बराबर, म्यू n। और n किसके बराबर होगा? अरे n होगा हमारा सूडो के बराबर। किसके बराबर होगा? सूडो, ये 2a के बराबर होगा। देख बेटा, इसका अगर तू फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो ये सोच ले इतना ही सवाल था ये। नीचे क्या लगेगा इसका? mg, इधर क्या लगेगा इसका? म्यू n। और इधर कितने से जा रहा है ये? a से। तो क्या इधर ma लगेगा? तो इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया हमारा? सूडो के बराबर। तो पुट कर दे यहाँ वैल्यू, तो ये mg हो गया। यहां से तेरे को सबका वैल्यू दिया गया है। a का वैल्यू तूने यहां से निकाल लिया, 2 इंटू म्यू इंटू mg बाई 7 प्लस छोटा सा mg। देख ये mg वाला अलग mg है, ये वाला 2 है, ये 2 है, ये वाला 2 है। g से g को काट दो, यहां से सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? एक सवाल और है लास्ट हमारा, सब सोल्व कर लें इस बात को। इसको कई और भी तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल का मेन कंसेप्ट समझने की कोशिश करें आप लोग। देखो एक सवाल ये है, AIEEE में जेईई मेंस 2015 के आसपास इसको पूछा था। एक ब्लॉक है हमारा ये, इसका B नाम दे दिया, इसका वजन है 100 न्यूटन। एक ब्लॉक है हमारा ये, इसका वजन है हमारा 120 न्यूटन। आपको यहाँ म्यू भी गिवन है, जो भी दे दिया आपको म्यू गिवन है। आपको बोला गया ये F लगाया गया। क्या लगाया गया? इनको फिक्स कर दिया। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो 0.15 मान लो, 15 मान लो या 13 कुछ भी मान लो। ये दिया गया है। आपसे पूछा गया फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस पता करना है, निकालना, सोल्व करना। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमारा जो चैप्टर था एनएलएम और फ्रिक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। एनएलएम फ्रिक्शन हमारा एक ही साथ पढ़ा जाएगा, दोनों चीजें जुड़ी हुई है, सवालों के कोई अंत नहीं है। ये वो चैप्टर है जिनसे अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं, सवालों का कोई अंत नहीं है। इसलिए जितनी लिमिटेड प्रैक्टिस करो लेकिन स्टैंडर्ड सवालों से करो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि चैप्टर में मेन मकसद क्या था पूरा, तो पूरा समझ आ जाएगा। ये चैप्टर कहीं भी लगाए जा सकते हैं, मैकेनिक्स के वो चैप्टर से हमारे सर्कुलर में फ्रिक्शन का बहुत नाम आएगा हमारा, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी फ्रिक्शन की चर्चाएं पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़े, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके एनएलएम और फ्रिक्शन की डीपीपी एक तरह से अपन सोल्व, कुछ सवाल होंगे जो लगभग अपन सोल्व करेंगे, डीपीपी टाइप से हैं, वो सोल्व करेंगे और वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।